इस वीडियो में हम सेल के बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को समझेंगे। देखिए, बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है, यानी कि सेल के अंदर और बाहर के चार्जेस के बीच वोल्टेज का डिफरेंस सेल बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। सेल की मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग-अलग कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं और इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। यही पोटेंशियल नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे फंक्शंस को पॉसिबल बनाता है। देखिए, यह पोटेंशियल तब भी होता है जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होती है या कि फिर स्टिमुलेटेड नहीं होती। इसी को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए, बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस होता है और यह डिफरेंस वोल्टेज के रूप में मेजर होता है जो मिली वोल्ट्स में बताया जाता है। दूसरा है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, यानी कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और लार्ज एनायंस की कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर एक जैसी नहीं होती। सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है और प्रोटीन्स अंदर निगेटिव चार्ज देते हैं। इसी असमानता से ही मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बनता है। तीसरा पॉइंट है इसेंशियल फॉर नर्व एंड मसल फंक्शन। देखिए, इस पोटेंशियल का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन एक तरह से बैटरी की तरह चार्ज रहता है और नर्व इम्पल्स और मसल का कॉन्ट्रैक्शन इसी वोल्टेज डिफरेंस के बदलने से पॉसिबल होता है। इसको ऐसे समझो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक बैटरी है जो सेल को एक्टिव रखती है। बिना इस इलेक्ट्रिकल डिफरेंस के नर्व सिग्नल्स ट्रेवल नहीं कर सकते और न ही मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब देखिए, इसमें सोडियम जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ज़्यादा होता है और जो पोटेशियम है वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ज़्यादा होता है। क्लोराइड बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं और जो लार्ज एनायंस है प्रोटीन्स हैं वो अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं जो निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। देखिए, सोडियम जो होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि सोडियम के आयन होते हैं वो सेल के बाहर लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होती है। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए अगर मेम्ब्रेन पर सोडियम चैनल खुल जाए तो सोडियम अंदर की तरफ तेजी से मूव कर सकता है। जब सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है तो इसे ही डीपोलराइजेशन कहा जाता है। देखिए, जो पोटेशियम होता है वह अंदर की तरफ ज़्यादा होता है और इसका जो ग्रेडियंट है कि यह बाहर की तरफ कम और अंदर की तरफ ज़्यादा होता है। इसी की वजह से जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिबिलिटी पोटेशियम के लिए ज़्यादा होती है। अब क्लोराइड आयन को समझिए। देखिए, क्लोराइड आयन बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं और ये निगेटिवली चार्ज होते हैं।
देखिए, जब क्लोराइड इनफ्लक्स करता है, इनफ्लक्स का मतलब है जब क्लोराइड अंदर की तरफ आता है, तब अंदर की तरफ ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो जाते हैं, जिसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। और देखिए, जो क्लोराइड आयन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब लार्ज एनायंस के रोल को समझिए। देखिए, सेल के अंदर साइटोसोल में बड़ी निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, डीएनए आरएनए फ्रैगमेंट्स। इनका चार्ज यूजुअली नेगेटिव ही होता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं। ये आयंस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इनका मूवमेंट नहीं होता, बस ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, जब कोई नर्व सेल या मसल सेल कोई काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि ना तो सिग्नल भेज रहा होता है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उस कंडीशन में उसकी मेम्ब्रेन पर एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस मौजूद रहता है। इसी स्टेबल इलेक्ट्रिकल डिफरेंस को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी कहा जाता है। न्यूरॉन्स में ये वैल्यू लगभग -70 मिली वोल्ट होती है और मसल सेल्स में लगभग 90 मिली वोल्ट होती है। माइनस का मतलब ये है कि सेल का इनसाइड आउटसाइड की तुलना में नेगेटिव होता है, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि जब सेल कुछ कर ही नहीं रही है, तब भी ये नेगेटिवली क्यों बनी हुई है? और इसका कारण 3 मेन मैकेनिज़म्स हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सोडियम पोटेशियम पंप। देखिए, यह पंप लगातार काम करता रहता है और हर एक साइकिल में 3 सोडियम आयंस को बाहर और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर भेजता है। इससे बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और अंदर कंपैरेटिवली कम होता है, यानी अंदर ज़्यादा निगेटिव इन्वायरमेंट बनता है। इसके अलावा ये पंप आयन ग्रेडियंट्स को भी बनाए रखता है, ताकि आगे चलकर एक्शन पोटेंशियल को पॉसिबल किया जा सके। इसलिए इस पंप को आरएमपी का मेंटेनेंस सिस्टम कहा जाता है। दूसरा बड़ा कारण है कि मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमीबल होती है। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम आयंस आसानी से मेम्ब्रेन से बाहर लीक करते रहते हैं, और जबकि सोडियम अंदर कम ही आ पाते हैं। जब पोटेशियम बाहर जाता है तो उसके साथ पॉजिटिव चार्ज भी बाहर जाता है और अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादातर पोटेशियम ग्रेडियंट की वजह से ही नेगेटिव बना रहता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सेल के अंदर मौजूद लार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन ये अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज ऐड करते रहते हैं। इससे अंदर की तरफ नेगेटिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रहती है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल रहता है। देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, जो आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी आयन ग्रेडियंट्स को बनाकर रखता है। यह पंप सेल मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। इसका काम है एटीपी की एनर्जी को यूज़ करके आयंस को उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जाना। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यह पंप कैसे काम करता है। देखिए,
इसका पहला स्टेप होता है इनिशियल बाइंडिंग, यानी कि पंप के अंदर 3 सोडियम आयंस बाइंड होते हैं। ये आयंस सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से बाइंड करते हैं जहाँ सोडियम कम होता है। दूसरा स्टेप है फॉस्फोरिलेशन, यानी कि एटीपी का यूज। देखिए पंप है, एटीपी का एक फॉस्फेट भाग लेता है, एटीपी स्प्लिट होकर एडीपी बनती है और एनर्जी देती है। इस एनर्जी से पंप का शेप चेंज होता है। तीसरा स्टेप है सोडियम का आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब शेप चेंज से सोडियम आयन पंप के बाहर निकलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि 3 सोडियम आयन बाहर भेजे जाते हैं। चौथा स्टेप है बाइंडिंग ऑफ पोटेशियम आयंस। देखिए पंप में अब 2 पोटेशियम आयन बाइंड होते हैं जो सेल के बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। पांचवा स्टेप है डीफॉस्फोरिलेशन एंड रिटर्न, यानी कि पंप जो है वो फॉस्फेट छोड़ता है और फिर से ओरिजिनल शेप में लौटता है। इसके साथ ही 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ जाते हैं। इसको समराइज करते हैं। देखिए 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। इसमें एटीपी यूज होती है और यह आयन ग्रेडियंट्स को मेंटेन करता है और इसके साथ यह गेट अंदर के एनवायरनमेंट को नेगेटिवली बनाए रखता है। अब देखिए ऐसा करने से जो नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए ग्रेडियंट बनता रहता है। अब देखिए जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो सेल मेम्ब्रेन का एक 2 डोर रिवॉल्विंग गेट होता है जिसमें एनर्जी से 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं और यह गेट हमेशा चालू रहता है ताकि सेल सिग्नल और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हर टाइम रेडी रहे। देखिए अब तक हमने ये समझा कि सेल रेस्टिंग स्टेट में निगेटिव कैसे रहता है, इसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। अब जब कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आता है तब यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचानक बदलने लगता है और इसी रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। यही एक्चुअल नर्व इम्पल्स है जो सिग्नल को आगे ले जाता है। देखिए एक्शन पोटेंशियल हमेशा ऑल और नन प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से कम है तो कुछ भी नहीं होगा और अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो फुल साइज इम्पल्स ही बनेगा। यहाँ हाफ इम्पल्स कभी नहीं बनता है। इसमें सबसे पहले होता है डीपोलराइजेशन। जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच होता है सोडियम चैनल खुल जाते हैं और बहुत तेज़ी से सोडियम आयन सेल के अंदर आने लगते हैं। इससे सेल का इन्वायरमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है। वोल्टेज तेज़ी से -70 मिलीवोल्ट से बढ़कर लगभग +30 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है और यही एक्चुअल स्पाइक होता है जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसका दूसरा फेज है रीपोलराइजेशन। कुछ ही मिलीसेकंड्स के बाद सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। अब पोटेशियम आयन सेल से बाहर निकलने लगते हैं। पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने से अंदर का वोल्टेज फिर से निगेटिव की तरफ लौटने लगता है। इस प्रोसेस को रीपोलराइजेशन बोला जाता है। इसका तीसरा फेज है हाइपर पोलराइजेशन। देखिए कभी कभी पोटेशियम चैनल्स थोड़ी देर ज़्यादा खुले रहते हैं जिससे अंदर का वोल्टेज नॉर्मल से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसे हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे मेम्ब्रेन फिर से
नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आती है। सोडियम पोटेशियम पंप ग्रेडियंट्स को रिस्टोर करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए। देखिए, एक्शन पोटेंशियल एक जगह बनकर वहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि मेम्ब्रेन के नेक्स्ट सेगमेंट को स्टिमुलेट करता है और इस तरह सिग्नल आगे बढ़ता जाता है। इसी को प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहा जाता है। देखिए, माइलिनेटेड नर्व्स में सिग्नल नोड टू नोड जंप करता है, जिसको सोल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, और इससे सिग्नल काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करता है। अब ये समझिए कि एक्शन पोटेंशियल ज़रूरी क्यों है। एक्शन पोटेंशियल ज़रूरी है नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हार्ट रिदम जनरेशन के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए और ब्रेन कम्युनिकेशन के लिए। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट न हो तो बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाएगी। देखिए, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पेन सिग्नल आगे ट्रैवल नहीं कर पाता। अब ये चीज़ समझिए कि एक्शन पोटेंशियल एक जगह बनकर वहीं ख़त्म क्यों नहीं होता, बल्कि यह नर्व फाइबर के पूरे लेंथ में कैसे ट्रैवल करता है। इसी प्रोसेस को प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। देखिए, जब एक जगह मेम्ब्रेन डिपोलराइज होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट आसपास के मेम्ब्रेन तक फैल जाता है। इससे अगला हिस्सा थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाता है और वहाँ भी सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। इस तरह एक्शन पोटेंशियल स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ता रहता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीछे वाला हिस्सा तुरंत दोबारा एक्साइट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। इसलिए सिग्नल हमेशा एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड नहीं जाता। देखिए, जिन नर्व फाइबर्स पर माइलिन नहीं होता उनमें एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन के हर छोटे हिस्से पर बनता है, यानी कि सिग्नल कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता है। इसमें हर पॉइंट पर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है, इसलिए स्पीड कम होती है और एनर्जी ज़्यादा लगती है, जैसे कि पेन फाइबर्स या ऑटोनोमिक नर्व्स। अब बात करते हैं फास्ट सिस्टम पर। जिन नर्व्स पर माइलिन शीथ होती है वहाँ मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड सिर्फ नोड ऑफ रेंडवियर पर ही होती है। एक्शन पोटेंशियल एक नोड से सीधे नेक्स्ट नोड तक जंप करता है। बीच में बीच के हिस्से में डिपोलराइजेशन नहीं होता। इसी जंपिंग टाइप कंडक्शन को हम सोल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। इसमें सिग्नल काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करता है और एनर्जी भी कम खर्च होती है, जैसे कि मोटर नर्व्स में और सेंसरी फास्ट फाइबर्स में। अब ये समझिए कि जो माइलिन शीथ होती है वो सिग्नल ट्रैवलिंग को कैसे फास्ट करती है। देखिए, जो आयन चैनल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सिर्फ नोड्स पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है। जो रेनवियर नोड है वहीं पर ही ज़्यादा आयन चैनल होते हैं और इस वजह से मेम्ब्रेन का काफ़ी कम एरिया डीपोलराइजेशन में इन्वॉल्व होता है और इस वजह से सिग्नल का ट्रांसमिशन फास्ट होता है और एनर्जी कम खर्च होती है। अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाए तो जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है तो सोल्टेटरी कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, सिग्नल स्लो या कि फिर ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से वीकनेस, नमनेस और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम डेवलप होती है। देखिए, कंडक्शन वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले है माइलिनेशन, यानी कि माइलिन शीथ। देखिए, जिन नर्व्स पर माइलिन होता है
उनमें सिग्नल नोड टू नोड जंप करते हैं, जिसे सोल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बिना माइलिन के इम्पल्स को हर छोटे छोटे सेगमेंट पर डीपोलराइजेशन करना पड़ता है, जिससे टाइम ज़्यादा लगता है और स्पीड भी कम होती है। दूसरा जो पॉइंट है या फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है फाइबर डायमीटर का। देखिए, जो मोटे फाइबर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करता है और इम्पल्स तेज चलता है। इसलिए मोटर नर्व्स और फास्ट सेंसरी नर्व्स मोटे होते हैं, जबकि पेन फाइबर्स पतले होते हैं और सिग्नल धीरे धीरे भेजते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से आयन चैनल एक्टिविटी तेज हो जाती है, जिससे कि इम्पल्स की स्पीड बढ़ जाती है। बहुत ठंडे टेम्परेचर में नर्व कंडक्शन स्लो हो जाता है, इसलिए कोल्ड एक्सपोजर में नमनेस महसूस होती है और रिफ्लेक्स स्लो हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है आयन कंसंट्रेशन का। देखिए, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर कंसंट्रेशन ज़रूरी होती है। अगर सोडियम कम हो जाए तो डीपोलराइजेशन ठीक से नहीं होगा, और अगर पोटेशियम ज़्यादा या कम हो जाए तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में नर्व कंडक्शन स्लो या इर्रेगुलर हो सकता है। देखिए, इसको समराइज करते हैं। देखिए, इम्पल्स जो है वो फास्ट चलेगा अगर फाइबर्स जो है वो माइलिनेटेड हो, यानी उसमें माइलिन शीथ हो, डायमीटर बड़ा हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस्ड हो। कुछ क्लिनिकल कंडीशंस भी देख लेते हैं। देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कंडक्शन स्लो हो जाता है। हाइपोक्लेमिया में मसल वीकनेस होती है, क्योंकि जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो कमज़ोर हो जाता है। हाइपोथर्मिया में नर्व जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है। देखिए, एक्शन पोटेंशियल बनने के बाद मेम्ब्रेन तुरंत फिर से एक्साइट नहीं हो सकती। इस टेम्परेरी अनरिस्पॉन्सिव टाइम को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। यही पीरियड नर्व इम्पल्स को वन वे डायरेक्शन में चलने में मदद करता है और ओवर एक्साइटेशन से बचाता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को समझिए। इस फेज में सोडियम चैनल कंप्लीटली इनएक्टिव होते हैं और इस दौरान चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो, नया एक्शन पोटेंशियल नहीं बन पाता। यह फेज डिपोलराइजेशन और अर्ली रिपोलराइजेशन के दौरान होता है। इसका मेन पर्पस होता है कि ये सिग्नल पीछे की तरफ वापस न आए और इम्पल्स हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करे। देखिए, कोई भी स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जनरेट नहीं कर सकता। देखिए, जो दूसरा टाइप है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस पीरियड में कुछ सोडियम चैनल फिर से एक्टिव हो चुके होते हैं, लेकिन पोटेशियम चैनल अभी भी खुले रहते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन ज़्यादा निगेटिव रहती है। इस समय अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया जाए तो नया एक्शन पोटेंशियल बन सकता है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। इस फेज में नर्व की फायरिंग रेट कंट्रोल होती है, यानी कि नर्व कितनी बार सिग्नल भेज सकती है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड डिसाइड करता है। अगर उसी मेम्ब्रेन एरिया में फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना हो तो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है। इसी को ही रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। देखिए, अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं होता तो नर्व
कॉन्टीन्यूसली फायर करती रहती, जिससे मसल रिजिड हो जाती और नर्वस सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। यह जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इंश्योर करता है कि सिग्नल हमेशा वन डायरेक्शन में ही जाए, सिग्नल फ्रीक्वेंसी लिमिटेड रहे और नर्वस सिस्टम स्टेबल रहे। देखिए, एपिलेप्सी में रिफ्रैक्टरी कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ ड्रग्स रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ाकर नर्व फायरिंग को कंट्रोल करते हैं। हार्ट मसल में रिफ्रैक्टरी पीरियड एरिथमिया रोकने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, इसके क्लिनिकल और फंक्शनल कोरिलेशन को समझिए और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। देखिए, अगर शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाए, जिसको हम हाइपोक्लेमिया बोलते हैं, तो मेम्ब्रेन ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है और मसल और नर्व प्रॉपरली एक्साइट नहीं हो पाते, जिस कारण वीकनेस, पैरालिसिस और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। और अगर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा हो जाए, यानी कि हाइपरक्लेमिया हो जाए, तो मेम्ब्रेन इजीली एक्साइट हो जाती है और जिससे डेंजरस कार्डियक एरिथमीज हो सकती है। अब सोडियम की प्रॉब्लम को समझिए। सोडियम चैनल नर्व इम्पल्स बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जैसे कि लिग्नोकेन्स सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पेन सिग्नल आगे नहीं जा पाता। इसी प्रिंसिपल का यूज़ सर्जरी में पेन कंट्रोल में किया जाता है। अब माइलिन शीथ की बात करें। देखिए, डिजीज़ जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे सोल्टेटरी कंडक्शन रुक जाता है और इम्पल्स बहुत स्लो या कि फिर ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से पेशेंट में वीकनेस, नमनेस, ब्लड विजन और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम डेवलप होती है। हार्ट मसल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल होती है। अगर आयोनिक इम्बैलेंस या रिफ्रैक्टरी पीरियड डिस्टर्ब हो जाए, तो हार्ट बीट इर्रेगुलर हो सकती है, जिसे हम एरिथमिया बोलते हैं। कई कार्डियक ड्रग्स एक्शन पोटेंशियल के फेज को मॉडिफाई करके रिदम को नॉर्मल करते हैं। एपिलेप्सी में न्यूरॉन्स एबनॉर्मल तरीके से बार बार फायर करने लगते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टरी कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी कम करके सीजर्स को कंट्रोल करते हैं। मसल डिजीज़ में अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल न रहे, तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, जिस वजह से क्रैम्प्स, फटीग और वीकनेस डेवलप होगी। इसलिए अगर इसको समराइज़ करें, तो बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बॉडी की कम्युनिकेशन सिस्टम की फंक्शनिंग होती है। इसकी स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस नर्व मसल और हार्ट फंक्शन को इमीडिएटली अफेक्ट करती है। पहला क्वेश्चन है, अगर सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाए तो नर्व इम्पल्स क्यों नहीं बनेगा? अगर सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, इस वजह से एक्शन पोटेंशियल नहीं बन पाएगा। देखिए, एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत सोडियम के अंदर आने से होती है। चैनल ब्लॉक होने पर सोडियम इनफ्लक्स नहीं होगा और मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी। अगर पोटेशियम परमिबिलिटी बढ़ जाए तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा? अगर पोटेशियम की परमिबिलिटी बढ़ती है तो मेम्ब्रेन और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, जिसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है तो जो पोटेशियम होता है वो ज़्यादा बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने से अंदर ज़्यादा नेगेटिव आयन हो जाएगा। अगर सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाए तो सेल पर क्या असर होगा?
तो अगर ऐसा होता है तो जो आयन ग्रेडियंट होते हैं वो कम होंगे और मेम्ब्रेन पोटेंशियल कोलैप्स हो जाएगा। देखिए पंप जो है वो सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर की ओर रखता है। इसके बिना आयन्स इक्वलाइज हो जाएंगे और सेल एक्साइट नहीं कर पाएगा। अगर माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाए तो इम्पल्स कंडक्शन पर क्या असर पड़ेगा? इससे कंडक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो या कि फिर वीक हो जाएगा, क्योंकि जो सोल्टेटरी कंडक्शन है वो बंद हो जाएगा और इम्पल्स को हर सेगमेंट पर बनना पड़ेगा। अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड न हो तो नर्व इम्पल्स पर क्या असर होगा? देखिए अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड न हो तो इम्पल्स बैकवर्ड भी जा सकता है और कॉन्टिन्यूस फायरिंग भी हो सकती है। देखिए रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो बैकवर्ड कंडक्शन को और ओवर एक्साइटेशन को रोकने का काम करता है। अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम बढ़ जाए तो हार्ट रिदम क्यों बिगड़ जाता है? अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम बढ़ जाता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अनस्टेबल हो जाता है। देखिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कम निगेटिव हो जाता है, जिससे कि कार्डियक सेल गलत तरीके से एक्साइट हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो नर्व कंडक्शन पर क्या असर पड़ेगा? इससे जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि आयन चैनल एक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ठंड में रिएक्शन स्लो हो जाती है। अगर सोडियम परमिबिलिटी रेस्टिंग स्टेज में बढ़ जाए तो आरएमपी पर क्या असर होगा? इससे मेम्ब्रेन ज़्यादा कम निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर सोडियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम चार्ज बढ़ेगा और अंदर की तरफ नेगेटिविटी कम होगी। अगर नोड्स ऑफ रैनवियर न हो तो इम्पल्स ट्रांसमिशन पर क्या असर होगा? इससे जो फास्ट कंडक्शन होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोल्टेटरी कंडक्शन नोड्स पर ही होती है और इसके बिना सिग्नल्स की जंपिंग नहीं हो पाएगी। अगर इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स हट जाएं तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर क्या असर होगा? तो इससे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो लार्ज नेगेटिव प्रोटीन्स जो होते हैं वो आरएमपी बनाए रखने में योगदान देते हैं। इसके बिना नेगेटिव चार्ज घट जाएगा।